हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे बच्चों। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और आपका बायो मेंटर अब्दुल मन्नान। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जाने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट बच्चों, जो कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो था बच्चों, मैंने उसमें आपको ऑन बोर्ड पढ़ाया था कि कैसे oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। स्पेशली oogenesis को मैंने दो अलग अलग तरीके से समझाया था आपको। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो चलो स्टार्ट है बच्चों, तो करते हैं हम लोग स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए, जो मैंने कभी ऐसा दिया नहीं था। मेरा पूरा नाम है बच्चों अब्दुल मन्नान। मुझे 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है नीट में पढ़ाने के लिए। एक्स फैकल्टी में आकाश में ऑलरेडी मैंने 3-4 साल पढ़ाया है बच्चों। मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो एमटेक है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से फ्रॉम MNIT इलाहाबाद, और मैंने 3 रिसर्च पेपर अभी तक लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, आप चाहे तो बच्चों मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। ठीक है, और ये मेरा इंस्टाग्राम का है अब्दुल बायोलॉजिस्ट, और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे मैं अपने वीडियोस को जो भी अपडेट होता है उसका नोटिफिकेशन देता रहता हूँ। तो आप लोग इस दोनों ग्रुप को ज्वाइन करिए। ठीक है बच्चों, एक सोशल नेटवर्किंग का और एक पढ़ाई से रिलेटेड नेटवर्किंग का। ठीक है, दोनों तरह से धमाल मचाते हैं हम लोग इसमें। ठीक है बच्चों, तो चलो चलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स पे। सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होता क्या है ना? यही सबसे पहला सवाल पैदा होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स क्या होता है। तो बच्चों मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सबसे पहली बात याद रखना कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स ही रिप्रेजेंट्स करता है ह्यूमन मेल सॉरी ह्यूमन मेल बोला, ह्यूमन फीमेल में, या ह्यूमन में कह सकते हो, या मैमल्स में कह सकते हो, आपका रिप्रोडक्टिव फेज को रिप्रेजेंट्स करता है। ठीक है ना, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के बहुत सारे पॉइंट्स मैंने उठा के एज इट इज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आप एनसीईआरटी के बारे में आपके बाद चिंता मत करना, क्योंकि मैं सारा एनसीईआरटी का पॉइंट यहाँ पे कवर कर लूंगा इसमें। तो रिप्रोडक्शन बच्चों क्या होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है, ठीक है ना, ये फीमेल प्राइमेट्स में का, जैसे कि मंकी, एप्स और ह्यूमंस जो है, इनका ये एक फेजेस होता है प्राइमेट्स में। ठीक है ना, प्राइमेट्स मतलब अभी बोल रहा था मैं क्या कि मैमल्स में, तो मैमल्स में भी स्पेशली बच्चों यहाँ पे प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइमेट्स में मंकी, एप्स और ह्यूमंस, मतलब बिना पूंछ वाले जितने बंदर हैं वो सब कहाँ आ जाएंगे, प्राइमेट्स में आएंगे। तो प्राइमेट्स में स्पेशली ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है। ठीक है भाई, बात समझ में। नॉन प्राइमेट्स में बच्चों एक अलग से साइकिल चलता है, एस्ट्रो साइकिल चलता है, तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। एस्ट्रो साइकिल्स इसमें हम लोग का कोई डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट जैसे कुत्ता, बैल, भैंस, बकरी वगैरह हो गया, उनमें भी क्या होता है, सब कुछ सेम ही होता है, बट उसमें लास्ट में जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होता है वो नहीं होता, बाकी सब कुछ एज इट इज होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है बच्चों की जो फीमेल्स में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है ना, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेनार्च कहते हैं। ठीक है, मेनार्च कहा जाता है। और जो टोटल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, मतलब जो टोटल ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स का, वो बच्चों आपका 28 से 29 डेज तक हो सकता है। फ्लक्चुएशन भी होता है, वेरीज भी करता है। कितना वेरी करेगा लास्ट में देखेंगे, पहले हम लोग नॉर्मल पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे जैसे बोला कि मेनार्च जो हो गया, ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होता है फीमेल्स में। ठीक है ना, जब फीमेल्स अपना सेक्सुअल मैच्योरेशन अचीव कर लेती है, मतलब एडल्ट हो जाएगी, तब उसमें जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, और वो भी बच्चों एट द एज ऑफ द करीब मान के चलो 13 ईयर, जो 13 साल होता है तुम्हारा, 13 ईयर्स। ठीक है, उस टाइम पे ये होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है ना, 13 ईयर्स में जो होता है, ठीक से लिख नहीं रहा नहीं, ये बोर्ड 13 ईयर्स। तो ये जो फेज होता है उस टाइम पे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, उसको बोला जाता है मेनार्च कहते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, और मतलब इसके बाद जो एज होता है बच्चों 13 से लेके आपका एक्टिवली 13 से लेके आपका 50 तक का जो एज ग्रुप का होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो इस एज ग्रुप में हम लोग कहते हैं कि ये मेंस्ट्रुएशन चल रहा होता है, मतलब ये स्टेज होता है जिसमें फीमेल एक्टिवली रिप्रोडक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसी तरह से बच्चों जो लास्ट फेज होता है जिसमें मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल्स होता है वो सीज कर जाता है एट द एज ऑफ, अराउंड द एज ऑफ कह सकते हैं 50 ईयर एज। उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग मेनोपोज कहते हैं हम लोग इसमें। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मेनोपोज कहा जाता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो मेनोपोज वाला सिचुएशंस आ जाएगा इसमें। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, मेनार्च, और क्या देखा हम लोगों ने, देखो मेनोपोज के बारे में डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हम लोग का मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, और कब एक्टिवली स्टेज में रहता है। तो एक्टिवली स्टेज कब से कब हो गया बच्चों, 13 से लेके 50 साल का जो उम्र होता है उसमें एक्टिवली ये ग्रो कर रहा होता है, मतलब ये चल रहा होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है,
चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बच्चों, इसमें स्टेजेस देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के स्टेजेस क्या क्या हैं तुम्हारा। तो स्टेजेस में बच्चों ये मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम ले रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी में ही ये सारा चीज़ दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहला जो फेज होता है बच्चों मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसमें मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग वगैरह होता है, ये फर्स्ट फेज हो गया। देन उसके बाद बच्चों स्टार्ट होता है फॉलिकुलर फेज, या इसको बोला जाता है प्रोलिफरेशन फेज। इसमें क्या होता है, ये जो फॉलिकुलर पार्ट होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है, वो डेवलप होकर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में डेवलप हो जाता है, ठीक है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में डेवलप हो जाता है। दूसरा बच्चों इसमें क्या है, आपका ल्यूटियल फेज है। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, यहाँ पे एग रिलीज हो गया, एग रिलीज हो चुका है, एंड देन उसके बाद क्या हो गया है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है बच्चों, ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशंस चल रहा होता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन्स का सिक्रेशंस करता है। फिर जैसे ये आपका सिक्रेटरी फेज खत्म होता है, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे फेज आ जाता है आपका नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट, मतलब 28 और 29 जो होता है वो पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट साइकिल्स, तो नेक्स्ट साइकिल फिर से डे 1 से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख रहे हैं हम लोग बच्चों की एंडोमेट्रियम यहाँ पे क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में ग्रो कर रहा है। देन उसके बाद ल्यूटियल फेज में फुल्ली डेवलप है, और ल्यूटियल फेज में जैसे हार्मोन्स डाउन होना स्टार्ट होता है, कौन सा आगे देखेंगे, वैसे ही क्या होने लगेगा बच्चों, यहाँ पे आपका ये एंडोमेट्रियम रप्चर होके रिलीज होने लगता है, ब्लीडिंग्स के फॉर्म में ये रिलीज होने लगता है तुम्हारा। इसमें क्लियर है। तो ये था हमारा स्टेजेस था। थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम लोग देखते हैं स्टेजेस को। देखो यहाँ पे स्टेजेस को हम लोग बच्चों यहाँ पे प्री ओवुलेशंस और पोस्ट ओवुलेशंस में बांट के पढ़ते हैं। यहाँ पे ओवेरियन साइकिल्स का फेज देख रहे हैं और यूट्राइन साइकिल्स का फेज देख रहे हैं, ठीक है। तो ओवेरियन साइकिल्स को बोलते हैं, इसमें पहला होता है फॉलिकुलर फेज, जिसमें क्या बोलता है आपका जो प्राइमरी फॉलिकल्स वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में डेवलप होता है। फिर ओवुलेशन हो जाएगा, यहाँ पे एग रिलीज हो जाता है, एंड देन उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज, ठीक है ना। तो ये पोस्ट ओवुलेशंस के वाला फेज होता है तुम्हारा। उसी में बच्चों यहाँ पे जो यूट्राइन साइकिल्स है, यहाँ पे पीरियड होता है, मतलब यहाँ पे ब्लीडिंग होता रहता है, तुम्हारा मेंसेस का सिक्रेशन होता रहता है। और उसके बाद ये प्रोलिफरेशन फेज होता है, जिसमें आपका यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होता है वो ग्रो कर रहा होता है, एंड देन लास्ट में फाइनली सिक्रेटरी फेज आता है, ठीक है, ठीक है। सिक्रेटरी फेज में बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम्स डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूटेन का सिक्रेशन करता है। बेसिकली ये सुटेबल होता है इम्प्लांटेशंस के लिए, बट अब समहाउ इम्प्लांटेशन नहीं होता है, तो फिर यही कॉर्पस ल्यूटेयम रप्चर होके ब्रीडिंग के तौर पे रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा डिफरेंट स्टेजेस था। अब इसी को हम लोग बच्चों 1 बाय 1 डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चल क्या रहा है, कैसे कैसे। तो सबसे पहला है मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज में या इसको ब्लीडिंग फेज भी कहा जाता है ना, मेंस्ट्रुएशन फेज या ब्लीडिंग फेज। ये मैक्सिमम कितना 3 से 5 दिन तक का होता है बच्चों। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ये क्या होता है, ब्लीडिंग्स के फॉर्म में, यहाँ पे मेंसेस के फॉर्म में, मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड के फॉर्म में रिलीज होता है। इस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में जो है बच्चों, यहाँ पे नॉट ओनली द ब्लड बच्चों, इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, मतलब ब्लड होगा, ब्लड वेसल्स होगा, एंडोमेट्रियल टिश्यूज होता है, जो यहाँ से रप्चर होके रिलीज हो रहा होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और जो मेंस्ट्रुएशन होता है बच्चों, ये रिमार्केशन होता है कि भाई नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये रिमार्केशंस भी होता है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स का रिमार्केशंस भी होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। उसके बाद ये पहले ही बता दिया 3 से 5 दिन का चलता है, और इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन हो रहा होता है बच्चों इसमें, ठीक है ना। और इसके साथ यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स ये सब भी क्या होते हैं, कम आउट थ्रू द वेजाइना, मेंस्ट्रुएशन फ्लोज के फॉर्म में रिलीज होता रहता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर कब होता है बच्चों, इसमें जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो 9 मंथ के लिए सस्पेंडेड हो जाएगा, मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, ब्लीडिंग जो होता है वो नहीं होता अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो, ठीक है ना। मतलब ये ओनली मेंस्ट्रुएशन फेज कब होता है, ओनली इन एब्सेंस ऑफ आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा एंडोमेट्रियम्स का कोई काम ही नहीं बचा, तो वो वहां से टूट के धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर मान लो किसी फीमेल में नॉर्मल है, सब कुछ है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि वो फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। मे बी और दूसरे भी बहुत सारे रीजन होता है एब्सेंस का, जिसमें कि है बच्चों आपका पुअर हेल्थ एंड स्ट्रेस कंडीशंस। अगर स्ट्रेस में कोई फीमेल है तो उस केसेस में भी क्या होता है बच्चों, मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो डिले हो जाता है, और डिले ये 2-3-4 दिन नहीं, 6-6, 7-7 महीने के लिए भी हो सकता है बच्चों उसमें। तो यहाँ पे फीमेल जो होता है वो सस्पेक्टेड हो जाती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो उस केसेस में प्रेगनेंसी टेस्ट करना पड़ेगा, तो फाइनली पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है या हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से, या स्ट्रेस कंडीशन के वजह से, या पुअर हेल्थ के वजह से उसका मेंस्ट्रुएशन रुक गया है, ठीक है।
नेक्स्ट फेज है बच्चों, ये सेकेंड फेज आ जाता है आपका फॉलिकुलर फेज, ठीक है, फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज होता है वो 7 to 11 डे का होता है, ठीक है ना, कितना 7 to 11 डे का होता है आपका, ठीक है, क्लियर है। मतलब देख यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, 3 से 5 चला, 3 to 5 डे चला, कौन सा आपका मेंस्ट्रुएशन फेज। अब ये 7 से 8 दिन तक के लिए होता है तुम्हारा, मतलब डे 6 से लेके डे 13 तक का चलता है। तो टोटल ड्यूरेशन जब काउंट करोगे तो 7 से 11 दिन के लिए ये होता है तुम्हारा। और ड्यूरिंग दैट फेज में बच्चों एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, ठीक है ना, प्राइमरी जो फॉलिकल्स है ना, प्राइमरी फॉलिकल्स, ये प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करता है और ग्रो करके फाइनली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली क्या होता है बच्चों, इसके साथ साथ क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है वो भी क्या होता है, थिक होता रहता है। रिग्रेट एंड प्रोलिफरेशन, रिग्रेटरी प्रोलिफरेट होता रहता है, मतलब वो डेवलप होता रहता है, हाईली वेस्कुलराइज होता रहता है, इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर्ड होता रहता है कि इम्प्लांटेशन जस्ट इसके बाद इम्प्लांटेशन होने वाला रहता है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड होता रहता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे कुछ हार्मोनल चेंजेस भी हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा कि दीज चेंजेस ऑफ इन द ओवेरियन ऑफ यूट्रस इंडिकेट दैट द लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन्स, इन दोनों में क्या होता है, चेंजेस होता रहता है। इसमें क्या चेंजेस होता रहता है बच्चों, ये हम लोग हार्मोन्स के स्टडी को करके बता सकते हैं, अभी थोड़े जस्ट बताएंगे इसमें कि क्या क्या चेंजेस होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि फॉलिकुलर फेज और उधर ल्यूटियल फेज में बहुत सारा पिट्यूटरी हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन दोनों में काफ़ी चेंजेस होता रहता है, उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिलता है, स्पेशली इसमें LH और FSH, ठीक है ना। और उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन्स और एस्ट्रोजेंस का उतार चढ़ाव देखा जाता है। यहाँ पे ये एनसीईआरटी का एक लाइन है बच्चों, इसमें लिखा है सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन दैट इज LH और FSH इंक्रीज द ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, बिल्कुल LH और FSH का लेवल बढ़ता रहता है एंड साइमल्टेनियसली फॉलिकुलर डेवलप एज द सीक्रेट द एस्ट्रोजेंस। तो जैसे जैसे बच्चों LH का लेवल सॉरी FSH का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इसमें आपका ध्यान में रखना है, आपका इसमें क्या होगा बच्चों, एस्ट्रोजेंस का भी लेवल बढ़ता रहता है, ठीक है, एस्ट्रोजेंस का लेवल इस FSH के चक्कर में, ठीक है। कैसे ग्रो करता है उसको देखते हैं। यहाँ पे बच्चों ये देख सकते हो तुम लोग कि फॉलिकुलर फेज में एक्चुअली में होता क्या है। तो ये है प्राइमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स क्या बच्चों, एक इसमें से सेलेक्ट होता है ईच एंड एवरी मंथ ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, और वो ग्रो करता रहता है, ठीक है ना, ग्रो करके काफी बड़ा हो जाएगा तुम्हारा इस तरह से। और ये जो बड़ा हो गया इसी को हम लोग बोलते हैं मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसी का रैप्चरिंग होता है जिसमें से एग रिलीज हो जाता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड सो ऑन इस तरह से ग्रो करता रहता है तुम्हारा इसमें। बाकी ये जो फेज है बच्चों ये लूटियल फेज का है, जिसमें क्या होता है यही फॉलिकुलर सेल्स जो होता है कॉर्पस ग्राफिन फॉलिकल्स है, यही देखो चेंज हो गया एलोइस बॉडी में, है ना, और ये कहलाना स्टार्ट करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, फाइनली ये भी डिजेनरेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इवेंट्स जो घटनाएं जो है ये ओवरी के अंदर, ठीक है ना, कहाँ पे, ओवरी के अंदर ये चल रहा होता है, ठीक है ना, ओवरी के अंदर, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट आ जाओ, ओवुलेशंस। अभी हार्मोन डिस्कस करना है बच्चों। ओवुलेशंस ये एकदम एग्जैक्टली 14वें दिन होता है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स 28 डेज का है बच्चों तो 14वें दिन, 14th डेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसमें एग रिलीज होता है। एक्चुअली में उस दिन क्या होता है बच्चों, आपका LH और FSH जो होता है ये दोनों ये पिक अटेंड कर लेता है, एकदम पिक पे चला जाता है, ठीक है ना। मतलब ये जैसे 28 डेज है तो उसका मिड ही हो गया ना, मिडिल ऑफ द साइकिल्स उसमें, दैट इज द 14th डे। उसके बाद रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीड टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड ऑफ द साइकिल्स, इसी को कहा जाता है बच्चों, इसको भी ध्यान रखना है, LH सर्ज कहते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, LH सर्ज कहा जाता है। इंड्यूस ये LH सर्ज के वजह से क्या होता है, ये इंड्यूस करता है रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स, तो ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है एंड देन फाइनली उसमें से क्या होता है बच्चों, ओवम जो होता है या सेकेंडरी जो oocyte होता है वो रिलीज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं ओवुलेशंस। तो ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स है, इसमें ये ओवम है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ये ओवम वाला पार्ट है। तो यही ओवम यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया तुम्हारा सेकेंडरी oocytes के फॉर्म में, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज हो जाता है। यही पर्टिकुलरली क्या होता है, ओवुलेशंस फेज में होता है आपका, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट फेज है बच्चों ल्यूटियल फेज, ठीक है ना। ल्यूटियल फेज को हम लोग सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं, ठीक है ना, सेक्रेटरी फेज। तो ये बेसिकली 14 दिन के लिए एकदम फिक्स होता है। ये क्या है बच्चों, ध्यान में रखना है, ये फिक्स होता है। बाकी के साइकिल्स जो होता है वो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जो ल्यूटियल फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो फिक्स होता है, ये कभी भी कम बेस नहीं होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या हो रहा है देख सकते हैं हम लोग, इसमें ओवुलेशंस होता है ना, ओवुलेशंस। जस्ट आफ्टर द ओवुलेशंस में क्या होता है, ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाता है। क्या होगा, ओवुलेशंस हुआ, एग रिलीज हुआ, ग्राफिन फॉलिकल्स
रप्चर हो चुका था। अब ग्राफियल फॉलिकल्स जो होता है बच्चों ये टर्न हो जाएगा किसमें, देखिए यहाँ पे लिखा ना ग्राफियल फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम में। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों क्या करेगा तुम्हारा, ये सिक्रेशन स्टार्ट करता है प्रोजेस्टेरोन्स का, और एस्ट्रोजन भी करेगा, लेकिन ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में। मेजर इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन्स का सिक्रेशन करता है। और प्रोजेस्टेरोन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों किसमें, टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम्स को मेंटेन करने में इसमें इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें सबसे ज्यादा इसमें इसी का काम होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, एंडोमेट्रियम्स का। तो इसलिए प्रोजेस्टेरोन्स को हम लोग प्रेग्नेंसीज हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्रेग्नेंसीज हार्मोन्स भी कहा जाता है। सच एन एंडोमेट्रियम्स जो रहता है वो इज नेसेसरी होता है फॉर इम्प्लांटेशंस ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसीज। मतलब इसमें एंडोमेट्रियम्स जो होता है ये नेसेसरी होता है इम्प्लांटेशंस के लिए, ठीक है। उसके अलावा फर्टिलाइज्ड जो ओवम होगा उसके इम्प्लांटेशंस के लिए, और अदर इवेंट्स जो भी होता है फर्टिलाइजेशन में, जैसे सिक्रेटरी फेज वगैरह इसमें, ठीक है ना। एक चीज ध्यान में रखना बच्चों, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है ना, इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाएगा। पहले भी डिस्कस किया था। दैट मींस अगर मान लो फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं चलेगा, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसमें नहीं चलता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग हार्मोनल डिस्कशंस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम है ऊपर अपना लेके चला जाता हूँ, हार्मोनल डिस्कशन कर लेते हैं इसमें। तो हार्मोनल डिस्कशंस में देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं FSH रेड कलर से और LH है आपका ब्लू कलर से, और उसी तरह से नीचे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन 2 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ये वाला बच्चों क्या है आपका डे 1 है, ठीक है। ये क्या है आपका डे 1 है, ठीक है, डे 1 है। और ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये हम लोग मान के चलते हैं डे 14 है। और यहाँ पे ये जो लास्ट वाला दिख रहा है ये डे आपका 28 है, ठीक है ना, 28 या 29 वाला जो भी था, 28 या 29 का डे था। तो एग्जैक्टली बोला हम लोगों ने बच्चों, 14वें दिन क्या होता है आपका एग रिलीज होता है, ओवुलेशन इसी जगह पे होता है। यहीं पे क्या होता है आपका ओव्यूलेशन जो होता है यहीं पे रिलीज होता है। तो हम लोग देख सकते हैं बच्चों क्या हो रहा है कि इसमें आपका प्रोजेस्टेरोन FSH का लेवल और LH का लेवल, दोनों का लेवल क्या होता है, बढ़ता रहता है। और जस्ट बिफोर द ओवुलेशन इसमें क्या होता है, FSH और LH दोनों मैक्सिमम पिक अटेंड कर लेता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसका होता है, LH का होता है। तो पिक पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी LH ही होता है, क्योंकि LH के वजह से ओवुलेशन होता है। अच्छा, दूसरा एक चीज और देख सकते हो बच्चों कि जैसे जैसे FSH इसमें बढ़ रहा था उसी तरह से इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन्स का भी लेवल बढ़ रहा है FSH का, ठीक है। इसने भी क्या किया, 14वें दिन पिक इसमें अटेंड कर लिया, मैक्सिमम पिक यहाँ पे अटेंड कर लिया। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जस्ट बिफोर द ओवुलेशन किसका किसका पिक आता है, तो LH का भी आता है, FSH का भी आता है और एस्ट्रोजन्स का भी आता है, तीनों का पिक आता है आपका इसमें, ठीक है। तीनों का पिक आएगा इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बच्चों, हम लोग इसमें आपका नेक्स्ट जो पार्ट है अब आता है कि अब जैसे ओवुलेशन हो गया, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो था, सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफिन फॉलिकल्स था वो रप्चर हो गया है और ट्रांसफॉर्म हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में। अब कॉर्पस ल्यूटियम पहले क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ प्रोजेस्टेरोन का भी पिक आ गया है ना, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का भी पिक आ चुका है आपका यहाँ पे, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का भी पिक आ गया है। फिर उसके बाद वही कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन्स का भी सिक्रेशंस कर रहा था, तो एस्ट्रोजन्स का भी पिक आ गया। तो पूरे साइकिल्स में किस हार्मोन्स का पिक 2 बार आता है, उसमें आंसर है बच्चों आपका, ये आपका है, ध्यान में रखना है किसका पिक आता है 2 बार, तो 2 बार आता है पिक किसमें आपका ये है आपका बच्चों यहाँ पे एस्ट्रोजन्स का पिक आ जाता है तुम्हारा। एक बार देखो यहाँ पे जस्ट बिफोर द एग रिलीज होने से पहले, और एक आपका मिड ऑफ द जो भी ल्यूटियल फेज होता है उसके फेज में होता है पिक इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 बार पिक इसका आता है, इस पे ध्यान में रखना है बच्चों आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें हम लोग देख सकते हैं बच्चों की वेरिएशंस कुछ यहाँ पे हम लोग मिलता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स का कुछ वेरिएशंस मिलता है। जैसे देख जनरली 28 डेज का होता है, लेकिन पहले ही बताया कि बच्चों ये 22 से 38 डेज का भी हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। वैसे मैंने पहले बोला था कि 28 डेज या 29 डेज का इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो आपका होता है तुम्हारा, ठीक है। हाँ, पूरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बच्चों कुछ भी हो जाए, बट ल्यूटियल साइकिल ऑलवेज क्या होता है आपका 14 डेज का ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो जैसे आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लो किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है बच्चों ये 32 डेज का है, कितने 32 डेज का है, तो उस केस में उस फीमेल में एग किस दिन रिलीज होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें से सीधे क्या कर देना है, जो टोटल मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो 32 का दे रहा है, और पहले ही बोला कि इसमें 14 दिन फिक्स होता है, तो माइनस कर देना है 14 डेज,
ठीक है 14 डेज। तो 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे इसमें आ जाएगा बच्चों आपका 18वें दिन, ठीक है ना। तो एक जो रिलीज होगा वो कौन से दिन होगा, 18th डे हो जाएगा तुम्हारा, 18वें दिन रिलीज होता अगर 32 दिन का साइकिल चल रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं इन एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशंस, सॉरी इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशंस। तो पहले भी डिस्कस किया था बच्चों की, सबसे पहले तो क्या होगा, अगर मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सबसे पहले कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वही डिजेनरेट कर जाता है, ठीक है, डिजेनरेट कर जाएगा। एंड देन उसके बाद बच्चों क्या होगा इसमें से जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया है तो अब उसमें हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए जरूरी था उसका सिक्रेशन होगा नहीं, तो इसके वजह से एंडोमेट्रियम धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स अब जैसे मेंस्ट्रुएशन हुआ था, बोला कि ना मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट करता है फर्स्ट डे फर्स्ट को, तो डे फर्स्ट मतलब न्यू साइकिल्स का ये बिगिनिंग हो गया तुम्हारा इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है ये इंडिकेटर हो गया एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, जो कि मैंने पहले लाइन में बोला था कि ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो इंडिकेशन होता है कि फीमेल जो अपने एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज में है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और ये पीरियड मेनार्ज से लेके कब तक होता है, मेनोपॉज। मेनार्ज मतलब जब बिगिनिंग होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और मेनोपॉज जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हमेशा के लिए खत्म हो गया तुम्हारा इसमें, ठीक है, उस चीज को बताता है। इसमें बच्चों एनसीईआरटी में थोड़ा एक नया चीज इसमें इंट्रोड्यूस किया है, मेंस्ट्रुएशन हाइजीनिसिटी, इसके बारे में मेंस्ट्रुएशन हाइजीनिक। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग वगैरह होता है और बहुत सारी गंदगी हो सकता है आपके वेजाइना के आसपास उसमें एक्युमुलेट होता है, तो इसमें हाइजीनिसिटी मेंटेन करना आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी फीमेल्स के लिए, एक्टिवली मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो इसमें इंडिकेट किया गया कि जैसे टाइम टू टाइम बात करना है, ठीक है ना, नहाते रहना है, वॉश करते रहना है। सैनिटरी नैपकिन, जैसे कि ये सैनिटरी नैपकिन देख सकते हो, या क्लीन होममेड पैड वगैरह जो भी है उसको यूज करना चाहिए, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हारा। और सैनिटरी जो नैपकिन है बच्चों उसको टाइम टू टाइम, जैसे जब एक्टिवली ब्लीडिंग हो रहा है तो 4 से 5 घंटे में उसको चेंज कर देना चाहिए, है ना। एंड आफ्टर चेंजिंग जो सैनिटरी पैड है जो सैनिटरी पैड है उसको अच्छे से डिस्पोज करना है किसी अच्छी जगह पे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग एक अच्छा मीडियम हो सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया फंगस के ग्रोथ के लिए, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो उसको अच्छे से डिस्पोज करना है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बारे में, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी कैसी राय है बच्चों, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं अब इसी तरह से रेगुलरली वीडियो आपके लिए लाऊंगा बच्चों, टेंशन मत लेना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।